जी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ने इजराइल को दहला कर रख दिया है। बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। इजराइल ईरान आपस में कट्टर दुश्मन और मध्य पूर्व के दो सबसे बड़े खिलाड़ी, दोनों में मिडिल ईस्ट का बादशाह बनने की होड़, और ये होड़ दोनों को युद्ध के मुहाने पर ले आई। प्रॉक्सी संगठनों के मुखियाओं का बदला लेने की जिद ने ईरान के दिल में इजराइल के लिए प्रतिशोध का वो ज्वालामुखी भड़काया जिस ज्वालामुखी के लावे से पूरा मध्य पूर्व खाक होने की कगार पर पहुंच सकता है। इजराइल और ईरान के बीच पहले जंग जुबानी होती थी, लेकिन अब जंग मिसाइल और अटैक ड्रोन के जरिए अंजाम दी जा रही है। 6 महीनों के भीतर ईरान ने इजराइल की सरजमीन पर दूसरी बार हमला बोला है। यह हमला पिछली बार से ज्यादा घातक, ज्यादा अचूक है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल इजरायली डिफेंस सिस्टम को भेदने में कामयाब रही और इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाया। हमलों के बाद से ही इजराइल का पारा हाई है। इजरायली नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि वो इस हमलों का बदला लेकर रहेगा और इस बार का हमला पिछली बार के हमले से भी कई गुना ज्यादा विध्वंसकारी होगा, इसके संकेत दे दिए गए। और आगे बढ़े उससे पहले आपको 10 तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि ईरान ने इजराइल पर कितना बड़ा हमला अंजाम दिया है। इजराइल पर ईरान का यह सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। मिसाइल धमाकों से दहल गया इजराइल। ये देखिए, इजराइल के कई शहरों में एक साथ ईरान ने बोला है हमला। और इजराइल के तेल अवीव पर मिसाइल अटैक हुआ है, यानी कमर्शियल कैपिटल को बनाया गया निशाना। तेल अवीव पर हमले की ये तस्वीरें आपके सामने, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ ईरानी हमला। या मोहम्मद, या सहरा। ये देखिए, ईरान ने इजराइल पर मिसाइल की बौछार किस तरह कर दी। इजराइल पर मिसाइल हमले का एक और वीडियो इस वक्त आपके सामने। और गाजा में गिरा ईरानी मिसाइल का हिस्सा, सड़क पर चल रहे एक शख्स पर मिसाइल का टुकड़ा गिरा और उसकी जान चली गई। मिसाइल के टुकड़े के गिरने से किस तरह हड़कंप मच गया इस इलाके में, यह देखिए। और जो शख्स सड़क से गुजर रहा था उसकी मौत हो गई। और अगली अहम खबर, ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार की। एक और वीडियो आपके सामने। कई मिसाइलों को रोक नहीं पाया इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम। और ईरानी हमले का सबसे विध्वंसक वीडियो सामने आया। इजराइल में कई जगहों पर गिरी ईरानी मिसाइल। मिसाइल गिरने से तेज धमाके हुए और आग लग गई। और इजराइल पर ईरानी हमले का एक और वीडियो टीवी 9 भारतवर्ष पर आपके सामने है। इजराइल के आसमान में दिखी मिसाइलों की पूरी खेप। ईरान ने एक साथ कई मिसाइलों से हमले अंजाम दिए। और ईरानी हमले का एक और नया वीडियो एक साथ आसमान में दिखाई दी कई मिसाइलें। ये देखिए। वाओ 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 वाओ, הכל נופל לנבטים, אני אומר לך, מתקפה אחת החזקות. אימא'לה, אימא'לה, אימא'לה. और इजराइल का आसमान ईरान की मिसाइलों से पट गया। बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर किस तरह से हमला बोला गया है और इजराइल को किस तरह नुकसान पहुंचाया गया है, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और इजराइल पर हमले के बाद मनाया गया ईरान में जश्न। ये जश्न की तस्वीरें हैं। लोगों ने जमकर खुशियां मनाई हैं, आतिशबाजी की है। ये देखिए तस्वीरें।
तो इजराइल में इन हमलों के बाद कोहराम बरपा है और ईरान में मनाई जा रही हैं खुशियां। इजराइल पर ईरानी एयर स्ट्राइक से पूरी दुनिया सख्ते में। ईरान अपना काम कर चुका है और अब बारी इजराइल की है। इजराइल में चल रही गतिविधियों से यह साफ हो जाता है कि नेतन्याहू किसी भी कीमत पर खामेनेई से बदला लेने के लिए तैयार है। नेतन्याहू के निशाने पर होंगे खामेनेई और उनके 4 सिपहसालार जिन्होंने इजराइल को दहलाने की ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी। मध्य पूर्व पहले से ही आग के दरिया से गुजर रहा था, लेकिन ईरान ने वो कर दिखाया है जिससे पूरा मध्य पूर्व राख में तब्दील हो सकता है। इजराइल के अहम ठिकानों पर बरसती हुई ईरानी मिसाइलों ने दो दुश्मनों की तकरार में कई गुना इजाफा कर दिया है। ईरान और इजराइल की यलगार ने दुनिया को 2 खेमों में भी बांट दिया है और तेजी से हालात वैसे बनते जा रहे हैं जैसे पिछले 2 विश्व युद्ध और शीत युद्ध में बने थे। स्थितियां गंभीर होती नजर आ रही और आपको इजराइल ईरान तनाव से जुड़ी इस वक्त की 5 ब्रेकिंग न्यूज जल्दी से दिखाते हैं। पहली बड़ी खबर, ईरान को इजराइल के पलटवार का डर है। ईरान में कल तक बंद रहेगा एयर स्पेस। इजरायली हमले की आशंका के बीच यह फैसला लिया गया है। कल तक ईरान के एयर स्पेस को कर दिया गया है बंद। और अगली बड़ी खबर, अमेरिका से किसी तरह का संपर्क नहीं, यह कहा ईरान ने। हमलों से पहले नहीं किया अमेरिका से संपर्क। अमेरिका से परमिशन लेने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ये कहा है ईरान ने। और ईरान इजराइल तनाव के बीच अमेरिका से बड़ी खबर, अमेरिका मध्य पूर्व में फाइटर जेट्स की तादाद बढ़ाएगा। 3 अतिरिक्त स्क्वाड्रन मध्य पूर्व में तैनात करने जा रहा है अमेरिका। F-15E, F-16 और A-10 की स्क्वाड्रन भेजी जाएगी। और अगली बड़ी खबर, नेतन्याहू ने पुतिन से बात करने की कोशिश की थी। पुतिन ने नेतन्याहू से बात करने से मना किया। ईरान ने हमले से पहले रूस से हरी झंडी ली थी। ईरानी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही। और अगली बड़ी खबर, हमले के बाद ईरान की संसद में मनाया गया जश्न। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ईरान की संसद के अंदर की तस्वीरें। इजराइल पर हमले का जश्न मनाया जा रहा है। किस तरह, ये देखिए। और इस वक्त की सबसे अहम खबर यह है कि ईरान पर इजराइल का पलटवार तय माना जा रहा है। इजराइल में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। आज शाम वॉर कैबिनेट में हो सकता है बड़ा फैसला। ईरान को कीमत चुकानी पड़ेगी इन हमलों की, यह कह दिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। तो इजराइल पर आखिर 200 से ज्यादा मिसाइलों से हमले का सूत्रधार कौन है? किसने इस बड़ी योजना को अंजाम दिया? आइए एक एक डिटेल आपके सामने रखते हैं। इजराइल पर ईरानी हमले का सूत्रधार कौन है, ये आपको बताते हैं। नाम निकलकर सामने आया है हुसैन सलामी का, कमांडर इन चीफ रिवॉल्यूशनरी गार्ड का। इजराइल के खिलाफ हमले की इन्होंने कमान संभाली, ये जानकारी सामने आई है। इसके अलावा अमीर अली हाजी जादेह, कमांडर एयर स्पेस फोर्स IRGC के, इनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। मिसाइल यूनिट के बीच कोऑर्डिनेशन का काम भी इन्हीं के जिम्मे था। इजरायली पलटवार की स्थिति को संभालने का जिम्मा मोहम्मद बागरी को दिया गया, जो कि चीफ ऑफ स्टाफ हैं ईरानी सेना के। इनका जाहिर है बड़ा रोल था। तो कुल मिलाकर ईरान के ये वो तमाम बड़े चेहरे जो कि इजराइल पर हमलों के सूत्रधार रहे, जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारियां निभाई। ऑपरेशनल जिम्मेदारी इस्माइल कानी ने निभाई, जो कि कुड्स फोर्स के कमांडर हैं। ये तमाम वो चेहरे जिन्होंने इजराइल पर इस हमले को अंजाम देने में बड़ी भूमिका अदा की। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी तो लगातार हमारे साथ बने ही हुए हैं। निनाद सेठ हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, पहला सवाल आपसे, अब इजराइल से क्या अपडेट सामने आ रही हैं? क्योंकि ईरान को तो जो करना था
कर दिया गया और उसके बाद फिलहाल ईरान शांत बैठ गया है, यह कहकर कि इन हमलों का जवाब देने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन इजराइल सोच रहा है। इजराइल में हो क्या रहा है इस वक्त? देखिए, इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं, इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने कैबिनेट के सदस्यों और इसके अलावा जो डिफेंस फोर्सेस के जो सीनियर्स हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, ये तय करने के लिए कि अब ईरान पर कब, कैसे और किस स्केल का हमला करना है। जैसा कि उन्होंने पहले ही कहा कि हम हमला करेंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री कह ही चुके हैं कि वो समय हमारा होगा और स्थान हमारा होगा। तो ईरान के खिलाफ किस तरीके का हमला करना है, इसको लेकर फाइनल रणनीति बन रही है और अब से कुछ ही देर के बाद इजराइल ये तय कर लेगा कि ईरान पर कब और कैसे हमला करना है और यहीं से युद्ध का दूसरा चरण शुरू होगा। मैं इसलिए कहता हूं दूसरा चरण क्योंकि कल रात में हमने देखा जब ईरान ने आधिकारिक तौर पर इजराइल के खिलाफ एक तरह से युद्ध का ऐलान कर दिया है। उन्हें भी पता है कि इजराइल हमला करेगा और जैसे ही हमला करेगा तो फिर ईरान का पलटवार होगा। तो अभी फिलहाल इजराइल का क्या एक्शन होगा उसको लेकर रणनीति बन रही है। ठीक है, और इस बीच देखिए एक अहम खबर टीवी 9 पर, इजरायली बदले की एक्सक्लूसिव जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं। ईरानी हमले का जल्द बदला लेगा इजराइल, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इससे जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण डिटेल्स अब टीवी 9 भारतवर्ष आपको देने जा रहा है। कई चरणों में हमला करेगा इजराइल, यानी कई फेजेस में इजराइल की तरफ से अब ईरान पर हमले की तैयारी की जा रही है। तो देखिए, ईरानी मिसाइलों से हमले के बाद इजराइल में गुस्सा बहुत है और इजराइल बदले की रणनीति बनाने में जुटा है, जिसका जिक्र मनीष कर रहे थे। अब आपको बताते हैं कि कैसे इजराइल ईरान पर पलटवार करेगा, क्या होंगे प्रतिशोध के वो 6 चरण। कहा यह जा रहा है कि बदला जो अंजाम दिया जाएगा वो 6 फेजेस में अंजाम दिया जाना है। इजराइल का ईरान पर पलटवार हमले के 6 चरण। ये देखिए, पहला चरण आपके सामने, ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। आईडीएफ सबसे पहले एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करने जा रही है ईरान के। अब दूसरा चरण, ईरानी सैन्य ठिकानों, पावर प्लांट्स और एयरबेस पर हमला किया जाएगा, उसे निशाना बनाया जाएगा और यहां इन तमाम अहम ठिकानों को बर्बाद कर दिया जाएगा। तीसरा चरण, तेल के कुओं पर हमला किया जाएगा, ईरान को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की जाएगी कोशिश। थर्ड फेज होगा ये हमलों का। अब चौथा चरण, ईरानी सत्ता, सुरक्षा संगठनों से जुड़े लोगों पर भी हमले होंगे। ईरान के उन तमाम अहम लोगों पर हमले किए जाएंगे। ये फोर्थ फेज में ये प्लानिंग है इजराइल की। पांचवा चरण, ईरानी न्यूक्लियर साइट पर भी हमले होंगे। छठा चरण, इजराइल के पास परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का विकल्प भी मौजूद है। तो ये 6 फेजेस कुल मिलाकर सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र, क्या लगता है, क्या वाकई इजराइल इस हद तक जाएगा? और अब एक बार जब ईरान इजरायली हमलों का जवाब दे चुका है बड़े पैमाने पर, क्या अमेरिका की तरफ से इजराइल को और हमलों की इजाजत दी जाएगी कि ईरान के अंदर घुसकर भी हमला किया जाए, ईरान के अंदर हमले करके पूरे देश को दहलाने की कोशिश की जाए? क्या अमेरिका इसके लिए तैयार नजर आता है आपको? अमेरिका हमेशा से इजराइल के साथ खड़ा था, है और रहेगा। ये उनकी एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। अदरवाइज जिस तरीके की कार्रवाई इन स्पाइट ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन सबके कहने के बावजूद इजराइल अपने आप में किसी की नहीं सुन रहा है और बढ़ता चला जा रहा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेड्स को मारने में। मुझे नहीं लगता कि वो इस समय शायद वो यूएस की भी सुनेगा या यूएस उसको किसी भी तरह रोकेगा। ज़्यादा बड़ी बात यह है। जहाँ तक बात आती है कि वो क्या कर सकता है, आपने 6 चरण गिराए हैं। ऐसा मेरा आकलन है कि छठा चरण जो है वो अपने आप में लीस्ट लाइकली होगा, क्योंकि इजराइल कभी भी अभी तक डिक्लेयर ना कर रहा है और ना करने की कोशिश करेगा कि वो खुद न्यूक्लियर है और वो एक न्यूक्लियर स्ट्राइक ईरान के ऊपर करेगा। वैसे भी अगर देखा जाए ये सिचुएशन अभी भी उतनी राइप और उतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं हुई है कि ये अपने आप में एक न्यूक्लियर वेपन लड़ाई की तरफ बढ़ गया है। यस, वो ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को, उससे रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय एज अ स्ट्रैटेजिक टारगेट ज़रूर कर सकता है, एयर बेसिस को कर सकता है, इकोनॉमिक सेंटर्स जो हैं उनको कर सकता है। मैं तो कहता हूँ इवन जो मिसाइल बेसिस हैं उनके पास जहाँ उन्होंने स्टोरिंग कर रखी है उनको वो ज़रूर कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर इजराइल के कैरेक्टर पर जाया जाए, वो इस समय ईरान में
हेडक्वार्टर्स और माइंड बिहाइंड जो है IRGC बी वेयर, आपकी तरफ लड़ाई खिंचती चली आ रही है और इजराइल अपने आप में ये काबिलियत रखता है कि आपको पिन पॉइंटेडली वो मार सकता है। और जो उसमें ना केवल काबिलियत है, इच्छा शक्ति है, और सबसे बड़ी बात वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर विश्वास करता है कि पहली बार अब उसे मौका मिल रहा है कि डायरेक्ट आप ईरान के ऊपर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ओपिनियन आपके फेवर में है कि आपको दिख गया है कि यस, ईरान ने पहले स्ट्राइक करी है, बदले की स्ट्राइक हम अपने टाइमिंग में, अपने हिसाब से, अपनी इंटेंसिटी के हिसाब से करेंगे। बिल्कुल, और जाहिर है ईरान ने इन बड़े हमलों को करने से पहले ही तैयारी जरूर कर ली होगी कि अगर इजराइल की तरफ से इसका जवाब दिया जाता है तो क्या करना है। ईरानी सेना के शीर्ष कमांडर मोहम्मद बाघेरी ने इजराइल को धमकी दी है, धमका रहे हैं वो इजराइल को, कह रहे हैं कि ईरान पर हमला करने की गलती ना करे इजराइल। ये देखिए बाघेरी की धमकी, ईरान की धमकी, हमले का जवाब दोगुनी ताकत से दिया जाएगा। यानी ईरान ने जो हमले इजराइल पर किए हैं, इजराइल उसका जवाब देने की कोशिश ना करे, वरना दोगुनी ताकत से हमला कर देंगे। इजराइल को रोके यूरोप और अमेरिका, ये कहा गया है बाघेरी की तरफ से। और देखिए इस बीच अहम खबर है, ईरानी हमले के बाद अमेरिका का एक्शन भी शुरू हो गया है। एक और विध्वंसक वॉरशिप मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। वॉरशिप USS हैरी मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हो गया है। ये USS हैरी की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, अमेरिका के वॉरशिप की तस्वीरें आपके सामने। और यहां हमें ये जरूर ध्यान देना होगा कि USS अब्राहम लिंकन पहले से ही मिडिल ईस्ट में तैनात है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद अमेरिका की तरफ से लिया गया ये बड़ा फैसला है। तो देखिए इजराइल के प्रतिशोध का पैमाना क्या होगा, प्रतिशोध में क्या दिक्कत होगी, ये आइए अब आपको समझाते हैं, क्योंकि इन तमाम संभावनाओं पर लगातार बहस हो रही है। अरब में युद्ध गतिरोध कैसे इजरायली प्रतिशोध, ये देखिए ईरान इस वक्त बुरी तरह से उलझा हुआ नजर आ रहा है इजराइल के साथ। हमले जिस तरह से अंजाम दिए गए ईरान की तरफ से, उसमें इजराइल में जबरदस्त तबाही मची है। इजरायली हमले में क्या रोड़ा, इजराइल ईरान की सीमाएं जुड़ी हुई नहीं हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोनों देशों के बीच करीब 2000 किलोमीटर की दूरी है और यह एक बड़ा रोड़ा है। ग्राउंड ऑपरेशन नहीं कर पाएगा इजराइल, जैसा हम लेबनान में देख रहे थे कि हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी गई और उसके बाद लेबनान के अंदर घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन करने लगी IDF, इजरायली डिफेंस फोर्सेस। ऐसा मुमकिन नहीं है ईरान के मद्देनजर। एयर ऑपरेशन, इजराइल के पास पलटवार के जो विकल्प हैं उसमें एयर ऑपरेशन सबसे बड़ा विकल्प है। मिसाइल अटैक, जिस तरह से ईरान ने इजराइल को मिसाइल अटैक के जरिए दहलाया है, वैसा ईरान में भी हो सकता है। ड्रोन हमला किया जा सकता है और इसकी बहुत प्रबल संभावना है। हम वैसे भी देख रहे हैं कि ड्रोन वॉरफेयर का कितने बड़े पैमाने पर आज के जो युद्ध हैं, जो जंग चल रही हैं इस वक्त दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, उसमें इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट के समीकरण किस तरह बदलते हुए नजर आ रहे हैं, निनाद सेठ जी, किस तरह से आप देखते हैं, और ईरान ने इजराइल पर हमला करके क्या बदल दिया है? देखिए, हमले करने का एक संदर्भ है, उसको कहते हैं रेजीम सर्वाइवल। अपने आप को, अपनी हुकूमत को अगर अपने लोगों के सामने बचाना है तो अपनी इज्जत बचानी पड़ती है। ईरान के पास दो चॉइस है और दोनों ही खतरनाक चॉइस है। या तो कुछ ना करे तो ऐसा लगेगा कि प्रॉक्सीज को उन्होंने छोड़ दिया, उनको मरने के लिए छोड़ दिया, और उस ऑलरेडी लेबनान में बहुत ही एंटी ईरान फीलिंग थी जब इस तरह की फीलिंग बढ़ी। और अगर हमला करते हैं तो अपने आप को इस वक्त वो एक्सपोज भी करते हैं इजराइल के सामने, क्योंकि ये आप ना भूलें कि ईरान में इस वक्त बड़े नाजुक हालात है। आप कभी भी स्ट्रैटेजी में जाएं तो दो चीज़ें करनी पड़ती है वॉर में आपको। एक होता है कि अटैक, हमला, दूसरा होता है बचाव। हमला बहुत अच्छा ईरान कर सकती है और ये तो सिर्फ ट्रेलर था, उनके पास बहुत सारी मिसाइल्स हैं, पर बचाव उनके पास इतना अच्छा नहीं है। उनके पास ना आयरन डोम है, ना डेविड स्लिंग है, ना एरो है, उनके पास डिफेंस नहीं है। और डिफेंस ना होने से वो अपने आप को खुला छोड़ते हैं इजराइल को मनमानी करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी वॉर में एस्केलेशन और डी एस्केलेशन, बढ़ाना या कम करना वॉर को, ये अपने हाथ में होना चाहिए। ईरान के हाथ में एस्केलेशन है पर डी एस्केलेशन नहीं है, वो इजराइल करेगा। इजराइल की मर्जी होगी, उस तरह से होगा। आखिरी में मैं ये कहूँगा कि इजराइल के पास जो तीन विकल्प है वो बड़े साफ हैं। एक तो उनके पास बहुत कैपेबल एयरफोर्स है। आपने
आपने अभी आपके टीवी प्रोग्राम में पहले भी बताया था कि हुथीज जो हैं वो ज़्यादा दूर है ईरान से। अगर वो हुथीज पे मनमानी कर सकते हैं तो ईरान पे भी कर सकते हैं। दूसरा, वो ईरान के अंदर उनकी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी है कि वो चुन के मार सकते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी जब वो मिलाते हैं तो हमने देखा था पेजर अटैक और अटैक में कि वो चुन के मार सकते हैं। तीसरा, अमेरिकन फैक्टर। इस वक्त अमेरिका के पास कोई चॉइस ही नहीं है कोई ईरान को बैक करे। आपने अभी दिखाया यूएसएस हैरी ट्रूमन का जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है उसकी ताकत ईरान से 7 या 8 गुना ज़्यादा है। और आखिर में अमेरिका की 5th फ्लीट बहरीन में बैठी हुई है, तो अगर अटैक आते हैं तो 2-3 तरफ से आ सकते। तो मेरे को लगता है कि ईरान ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा और उसको अब खतरा उसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल, ताकत का तो लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दो बड़ी कमजोरियां यहां पर ईरान की निकलकर सामने आती हैं। पहला एयर डिफेंस और दूसरा इंटेलिजेंस। इस पर भी आगे हम बात करेंगे। कर्नल शैलेंद्र, आपकी भी राय लेना चाहूंगा, लेकिन इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरकची का बयान सामने आया है। वो क्या कह रहे हैं देखिए। ईरान इजराइल को जवाब देने के लिए तैयार है। इजराइल के संभावित एक्शन को नाकाम कर दिया जाएगा, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। सुनिए। तो ईरान की तरफ से यह बताया जा रहा है कि हम तैयार हैं। ईरान यह भी बता रहा है कि हमला करने के बारे में सोचना नहीं, लेकिन इजराइल की तैयारियां भी पुरजोर हैं। इजराइल की ईरान को जवाब देने की पूरी तैयारी। परमाणु ठिकानों को बनाया जा सकता है निशाना। ईरान पर एटमी तबाही का खतरा है। स्काई न्यूज की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा किया गया है। परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है इजराइल की तरफ से, यह कहा गया है इस रिपोर्ट में। तो ईरान की तरफ से यह बताया जा रहा है कि हम तैयार हैं। ईरान यह भी बता रहा है कि हमला करने के बारे में सोचना नहीं, लेकिन इजराइल की तैयारियां भी पुरजोर हैं। इजराइल की ईरान को जवाब देने की पूरी तैयारी। परमाणु ठिकानों को बनाया जा सकता है निशाना। ईरान पर एटमी तबाही का खतरा है। स्काई न्यूज की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा किया गया है। परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है इजराइल की तरफ से, यह कहा गया है इस रिपोर्ट में। जी हां, तो इसका मतलब यह कि इजरायली हमला तय है। यह खबर पूरी तरह से पक्की है। इजराइल में अलर्ट का लेवल बढ़ा दिया गया है। इजराइल में घट क्या रहा है, हो क्या रहा है, जानिए। इजरायली एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सभी एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिव कर दिया गया है। इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर है, यानी इजराइल में भी तैयारियां जोरदार नजर आ रही हैं। मनीष, इजराइल की तैयारियों के मद्देनजर अगर हम बात करें तो आसार क्या नजर आ रहे हैं, आशंका क्या नजर आ रही है? क्या इतना बड़ा स्टेप उठाए जाने के बाद इजराइल अब रुकेगा? अमेरिका का रोल क्या है? अमेरिका क्या इजराइल के लिए, इजराइल को आगे के हमलों के लिए भी हरी झंडी देता हुआ नजर आ रहा है, या फिर कोई ये बात भी कर रहा है कि बस अब बहुत हो गया, हमले के बदले में बदला, बदले के बदले में एक और बदला, ये सिलसिला रोका जाए? देखिए, फिलहाल तो अमेरिका का जो स्टैंड है उससे तो लग रहा है कि हमास और हिजबुल्लाह के मामले में भले ही अब तक अमेरिका ये कहता आया था कि संयम बरतो, हाँ। लेकिन ईरान के मामले में वो कह रहा है कि आप आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो इसीलिए अमेरिका का तो साथ है। इजराइल के पास एक एडवांटेज है। वो एडवांटेज ये है कि 7 अक्टूबर को पिछले साल हमले के बाद से इजराइल पिछले 1 साल से जंग में है, और वैसी स्थिति में इजराइल की जो तैयारियां हैं वो उसमें कोऑर्डिनेशन में, प्रिपरेशन में और उन चीज़ों में अब दिक्कत नहीं है। बहुत सारी जो खामियां थी उन सबको उन्होंने दूर कर लिया है। उसके पास हमास के खिलाफ ऑपरेशन का अनुभव है, उसके पास हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन का अनुभव है। ऐसे में ईरान के खिलाफ जब वो हमला करेंगे तो सिर्फ एक डिस्टेंस एक मायने रखता है, जिसके लिए अमेरिका का समर्थन उसे है ही, क्योंकि हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि 2000 किलोमीटर के इस डिस्टेंस के बीच में इजराइल के सहयोगियों की कमी नहीं है, चाहे वो जॉर्डन हो, सऊदी हो, और तमाम जो अमेरिकी बेस मौजूद हैं, या तमाम भूमध्य सागर में जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो सब वहाँ पर मौजूद हैं। और इन सब के अलावा इजराइल के पास F-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट मौजूद हैं। तो इजराइल के पास वो सारे संसाधन हैं। क्या वो हमला करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसी मौके की तो वो ताक में था। और आज पूरी दुनिया इस मामले में मानकर चल रही है कि इजराइल ईरान के खिलाफ हमला करके ही मानेगा। ठीक है,
और इस बीच देखिए इजराइल के पूर्व पीएम याइर लैपिड का बयान सामने आया है। ईरान को माकूल जवाब मिलेगा, यह कहा गया लैपिड की तरफ से। ईरान को इस हमले की कीमत चुकानी ही होगी। इस तरह के बयानात लगातार इजराइल से सामने आ रहे हैं, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि इजराइल बड़े हमले की तैयारी में है ईरान पर। तो इजराइल पर हमला कैसे किया जाएगा, इसकी पूरी रणनीति तैयार होती हुई नजर आ रही है। इजराइल पर एटमी युद्ध की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह युद्ध एटमी युद्ध में भी तब्दील हो सकता है, इसकी आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन इजराइल के साथ, ईरान के साथ मुस्लिम देश कौन कौन से हैं, यह देखिए। इजराइल के साथ कौन है और ईरान के साथ कौन है। इजराइल के साथ जाहिर है अमेरिका है, सऊदी अरब, ब्रिटेन, फ्रांस, जॉर्डन जैसे मुल्क नजर आ रहे हैं। वहीं ईरान के साथ कौन, लेबनान, रूस। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ी महाशक्ति जो कि ईरान के साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी नजर आ रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि ईरान ने बाकायदा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इत्तला दी थी कि ये हमले हम करने जा रहे हैं। ग्रीन सिग्नल मिला और उसके बाद हमले हुए। सीरिया, यमन और इराक जैसे मुल्क ईरान के पाले में नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां नजर आती हैं, क्योंकि इस सवाल का जवाब भी बहुत लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या तमाम मुस्लिम देश आज की तारीख में ईरान के साथ हैं। तो इसका जवाब है नहीं। ईरान ने अपने सबसे खतरनाक मिसाइलों से यह हमला अंजाम दिया है। फतेह शाह 3 और इमाद मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है इजराइल पर अटैक के लिए। बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों के हमले से इजराइल को कैसे दहलाया गया है, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यानी सबसे ताकतवर मिसाइलों से ईरान ने इजराइल को दहलाने की कोशिश की है। और खास बात यह कि इन मिसाइलों का जब अटैक हुआ तो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम साबित हुआ, क्योंकि हमलों की तादाद बहुत ज्यादा थी, मिसाइलों की तादाद बहुत ज्यादा थी। और आइए अब आपको ईरान की उन मिसाइलों के बारे में बताते हैं जिनसे इजराइल के कई शहर दहल गए। जिस मिसाइल से इजराइल पर हमला हुआ वो कौन कौन सी हैं। फतेह 2 का नाम सबसे पहले आता है, जिसकी रेंज है 2500 किलोमीटर। इसके बाद इमाद की ये जो मिसाइल है इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। और शहाब 3 इसकी रेंज भी 2500 किलोमीटर की बताई जा रही है। इन मिसाइलों से इजराइल पर बड़े हमले अंजाम दिए गए हैं। अब आप देखिए फतेह 2 की अगर ताकत की बात करें तो 500 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में यह सक्षम है। इसके अलावा इमाद 750 किलोग्राम का वॉरहेड। वहीं शहाब 3 की अगर बात की जाए तो यह 1100 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इन घातक मिसाइलों से इजराइल को दहलाया गया है। फतेह 2 की खास बात यह भी है कि यह ध्वनि से 5 गुना तेज रफ्तार से चलती है। इसके अलावा अगर इमाद की बात की जाए तो लक्ष्यों को भेदने में सक्षम ये मिसाइल मानी जाती है, यानी पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम है। शहाब 3 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इन मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल पर हमले के लिए किया है ईरान ने। ये महत्वपूर्ण जानकारियां निकलकर सामने आती हैं। कर्नल शैलेंद्र, कुल मिलाकर आप देखिए तो ईरान ने बहुत बड़ी ताकत से इन हमलों को अंजाम दिया है इजराइल के खिलाफ। अब ईरान का अगला कदम क्या हो सकता है अगर इजराइल इन हमलों का जवाब देता है तो? देखिए, इस समय जो ऑप्शन टू रिप्लाई है वो इजराइल के हाथ में है। और आपको मैं वैसे बता दूं, ये स्टेट ऑफ आर्ट वेपनरी जो इस समय ईरान ने इस्तेमाल करी भी है जी, कंपैरेटिवली अगर बात करी जाए, चाहे वो 200 मिसाइल बोल दीजिए, 400 मिसाइल बोल दीजिए, जितना मर्जी आए अप डाउन कर लीजिए, लेकिन अगर थ्योरेटिकली फिगर ली जाए तो तकरीबन इसका 10 to 12% जो है वो उनके वहाँ ग्राउंड पर गिरता है। क्यों? क्योंकि आयरन डोम की जो कैपेसिटी और लिमिटेशन है उस वजह से मैं ये कह रहा हूँ। ये अपने आप में कहना कि आयरन डोम विफल हो गया, आई थिंक विल बी अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि अगर 400 मिसाइल में से 40 मिसाइल गिरती है तो क्या उसको हम फेलियर माने? पहली बात, यस, इसमें कोई डाउट नहीं, कुछ नुकसान हुआ है, हाईवे के ऊपर नुकसान हुआ है, कुछ एक बिल्डिंग्स के ऊपर भी नुकसान हुआ है, इकोनॉमिक सेंटर्स पर भी नुकसान हुआ है, और काफ़ी समय बाद हम देख रहे हैं कि कोई मिसाइल सिस्टम तेल अवीव तक पहुंच पा रहा है, वहां किसी भी तरह का इफेक्टिव डैमेज कर पा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि यस, दैट्स अचीवमेंट। बट अब जब बात आती है इजराइल के रेसिप्रोकेशन की,
आपने रेंजेस दिखाए हैं 2-2 हज़ार 2,500 किलोमीटर। आप सोचिए कि इजराइल के पास क्या है। उसके पास जो एयरक्राफ्ट सिस्टम है, उसका जो रिफ्यूलिंग सिस्टम है, उसका जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं F-35 जैसे, जिनको मुझे नहीं लगता कि ईरान किसी भी हालत में डिटेक्ट कर पाएगा, रोक पाएगा या डिस्ट्रॉय कर पाएगा। आई थिंक दे विल हैव अ फ्री रन एज फार एज इजराइल इज कंसर्न। सो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन अब इस समय ईरान के लिए है, इजराइल के लिए नहीं है। तभी वो अपील कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज को कि रोक लीजिए, बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। किसको नुकसान होने वाला है? नुकसान ईरान को होने वाला है। तभी आप अपनी एयर स्पेस बंद कर रहे हैं, तभी खमैनी साहब अपने हाइड आउट में घूम रहे हैं। क्यों नहीं वो अपने महल में रहने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे बताइए कितना सपोर्ट है इस समय उनको, जो आप अभी सपोर्ट दिखा रहे थे। एक भी कंट्री ने अगर अलाउ किया हो इस समय ईरान को कि चलिए जी जॉर्डन को ले लीजिए, उसने कह दिया कि मेरे ऊपर से आप जहाज नहीं लेकर जाएंगे, वो आप ले जाएं, वो एक अलग बात है, लेकिन डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। अगर रशिया ने कुछ भी किया है तो आप बता दीजिए अभी तक कहां पर सपोर्ट दिया है, कौन सा ऐसा वेपन सिस्टम दिया है। और वैसे भी यमन हो, लीबिया हो, सीरिया हो, इराक हो, इन देशों का सपोर्ट मायने भी क्या रखता है। लेकिन सबसे अहम जो देश है, जो सबसे ताकतवर देश है, जो ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है, वो है रशिया। ये समीकरण क्या कहानी कहता है निनाद सेठ जी? और ईरान के ज्यादातर हमलों को नाकाम करने वाले इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में आइए आपको बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि कैसे इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के ज्यादातर हमलों को नाकाम किया। हालांकि ईरान के दावे अलग हैं, 90% से ज्यादा हमले टारगेट ने को हिट हुए हैं, ये ईरान की तरफ से दावा किया गया है। लेकिन इजराइल के अभेद कवच के बारे में जानिए, ये देखिए पूरी डिटेल आपके सामने। आयरन डोम 70 किलोमीटर इसकी रेंज, ईरान के 30% हमलों को इसने रोका। डेविड स्लिंग 300 किलोमीटर बैलिस्टिक मिसाइल को इसने तबाह किया। एरो सिस्टम 2400 किलोमीटर इसकी रेंज, इजराइल की सीमा में घुसने से पहले मिसाइलों को नष्ट किया इसी एयर डिफेंस सिस्टम ने। और एरो सिस्टम की बात की जाए तो ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन का सिस्टम है। डेविड स्लिंग मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन है। डेविड स्लिंग की रेंज जो है वो 300 किलोमीटर है। एरो सिस्टम 2400 किलोमीटर इसकी रेंज है। आयरन डोम शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन तकनीक है ये, जिसका इस्तेमाल इजराइल की तरफ से किया गया तमाम हमलों को नाकाम करने के लिए। लेकिन हमलों का यह सिलसिला अभी जारी रहेगा। इजराइल ने निनाद जी ये बिल्कुल साफ कर दिया है। अब इजराइल के साथ तो अमेरिका जैसा मजबूत देश खड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ईरान के साथ भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है रशिया। तो क्या अमेरिका वर्सेस रशिया की ये लड़ाई जो है, ये मिडिल ईस्ट में अब और बढ़ती हुई आप देख रहे हैं? देखिए धीरे धीरे रशिया भी मिडिल ईस्ट के या वेस्ट एशिया जिसे कहें उसके दलदल में फंसते जा रहा है। हाँ। इसमें 3 फायदे हो सकते हैं ईरान को। पहला फायदा होता है कि वॉर वेजिंग कैपेसिटी, कितना आप लड़ सकते हो वो थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि एम्यूनिशन वगैरह रशिया से आ सकता है। जैसे रशिया ने ईरान से मिसाइल्स लिए, वो भी कई चीज़ें रशिया को ईरान को दे सकता है। दूसरा फायदा ये होता है कि जब आपके पास डिप्लोमेटिक सपोर्ट होता है तो आप अपना हौदा थोड़ा बढ़ा सकते हो। पर क्या रशिया इस वक्त उस पोजीशन में है कि इस वॉर में इजराइल के सामने कोई मीनिंगफुल ऑल्टरेशन, यानी कोई ऐसा बदलाव ला सके जिससे ईरान को एकदम इमीडिएट फायदा हो? मुझे लगता है नहीं। मुझको लगता है कि अभी जो होने वाला है वो खतरनाक इसलिए है कि इजराइल के पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। वो चाहे तो एक कुर्स्क आइलैंड है जो 70% ईरान की ऑयल प्रोडक्शन वहाँ उस आइलैंड से होती है, एक टापू है, वहाँ अटैक करके डिवास्टेशन कर सकता है। वो चाहे तो रिवोल्यूशनरी गार्ड को टेक ऑन कर सकता है अपने एयरफोर्स और मिसाइल से पिन पॉइंट करके। वो चाहे तो खतरनाक अटैक कर सकता है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे। और सबसे बड़ी बात, अगर उसका पास्ट रिकॉर्ड देखें तो आयतोला को भी अटैक कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त हड़कंप बच सकता है ईरान में, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि इजराइल सबसे पहले उनके ऑयल इंस्टॉलेशन जो कुर्स्क आइलैंड मैंने बोला उस पर अटैक करेंगे, क्योंकि उससे और तकलीफ बढ़ेगी। ईरान की इकोनॉमिक सिचुएशन वैसे भी इतनी अच्छी नहीं है। तो मुझको लगता है कि सबसे पहला अटैक अगर आएगा तो वो कुर्स्क आइलैंड पे आएगा। ठीक है, यानी आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने की कोशिश की जाएगी सबसे पहले ईरान की। इजराइल की रणनीति के मद्देनजर यह बात बहुत महत्वपूर्ण नजर आती है। और इस बीच देखिए ईरान के हमले के बाद इजराइल में तबाही का मंजर देखा गया। कई किलोमीटर दूर से दिखा तबाही का मंजर। इजराइल के संवेदनशील ठिकानों तक पहुंची ईरान की मिसाइल। ये देखिए तस्वीरें।
तो ईरान ने बड़े हमले करके इजराइल को दहला दिया। इजराइल में कहां कहां हमले हुए हैं, आइए इसकी पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं। कहां कहां अटैक्स को अंजाम दिया गया। मोसाद हेडक्वार्टर को हमने नष्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, यह दावा किया है ईरान ने। लेकिन इजराइल इन दावों को फिलहाल खारिज कर रहा है, कह रहा है कि 1 किलोमीटर दूर धमाका हुआ है। तेल अवीव निशाने पर था ईरान के। तेल अवीव में बड़े हमले अंजाम दिए गए। निमातिम एयरबेस को नष्ट किया गया है, यह ईरान का दावा है। दक्षिण इजराइल के तमाम इलाके ईरान के निशाने पर रहे। इसके अलावा गिलोट मिलिट्री बेस निशाने पर रहा, जो कि तेल अवीव के पास है। और अशदोद का जो सैन्य ठिकाना था वो भी ईरानी हमलों के निशाने पर रहा। यानी ईरान ने तमाम अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल को बड़े पैमाने पर दहलाने की गई है कोशिश। कर्नल शैलेंद्र, क्या लगता है आपको, इजराइल की तरफ से फिलहाल यह नहीं बताया जा रहा है कि नुकसान कितना हुआ, क्योंकि ईरान ने जो सबसे बड़ा दावा किया था इन हमलों के बाद वो ये था कि हमने मोसाद हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है। आपको लगता है कि मोसाद अपने आप में कोई एक छोटी सी बिल्डिंग के अंदर बैठा होगा या किसी एक ऐसी पिन पॉइंट जगह पर? ईरान, आपकी अगर इंटेलिजेंस इतनी अच्छी है तो मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि हानिया फिर आपके महल से 100 मीटर दूर कैसे मारा गया, जहां तक इंटेलिजेंस, क्योंकि ये सारी चीजें इंटेलिजेंस बेस्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आ गई बात कि चलिए आपने मोसाद का हेडक्वार्टर किसी वजह से क्लेम किया और प्रोपोगंडा किया कि हाँ जी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। आपने ये क्यों नहीं क्लेम किया अभी तक, जो कि डिक्लेयर्ड है कि हाईवे पर बॉम्ब गिरे हैं, आपका हाईवे डिस्ट्रॉय हुआ है, हाईवे का पूरा ट्रैफिक रोक दिया गया है इजराइल में, वो क्यों नहीं बता रहे आप? क्यों? क्योंकि आप सेंसेशनलाइज करना चाहते हो अपनी खुद की कंट्री में भी, पूरी दुनिया में भी, और एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाना चाहते हो कि इजराइल के ऊपर हम स्ट्रैटेजिकली स्ट्राइक कर सकते हैं। यानी कर्नल शैलेंद्र, आपको नहीं लग रहा है कि किसी भी हाल में ईरान मोसाद हेडक्वार्टर को उड़ाने में सक्षम है? हमने वो तस्वीरें देखी हैं जब मोसाद हेडक्वार्टर से चंद 100 किलोमीटर की दूरी पर 30-30 फीट गहरे गड्ढे हो गए हैं ईरानी मिसाइलें गिरने के बाद। मैं भी यही कह रहा हूं कि देखिए, ये इट इज अ मैटर ऑफ अचीवमेंट। आप मेरे किसने नजदीक आए? इजराइल जो है वो आपके महल से 100 मीटर दूर हानिया को मार गया। हाँ। ये उसकी काबिलियत थी। बिल्कुल। आपने 30 किलोमीटर दूर 10 गड्ढे कर दिए, ये आपकी काबिलियत है। हालांकि अच्छी काबिलियत है, क्योंकि अदरवाइज आयरन डोम आपको यहां तक पहुंचने भी नहीं देता था। ये पहली बार हो रहा है कि टेल अवीव जैसी जगह में, कमर्शियल जगहों में, जो हब सेंटर्स हैं उन तक ये बॉम्ब पहुंच पाए हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं इसको काबिलियत में मानता हूं। बट ये काबिलियत कितनी कन्वर्ट होती है एज अ प्रोपोगंडा, ये इस समय ईरान कर रहा है। और जब आप कहते हैं कि इजराइल डिक्लेयर नहीं करेगा, तो वो भी पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, पार्ट ऑफ प्रोपोगंडा है कि हम नहीं बताएंगे कि हमारी कितनी कैजुअल्टी हुई है, क्योंकि हम क्लेम ये करते हैं कि हमारी कैजुअल्टी हुई नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, ये लड़ाई अब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के एक अलग लेवल पर चली गई है, जहां एक दूसरे के ऊपर क्लेम किया जाएगा कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, बहुत बड़ा बात है। और कौन क्या दावे कर रहा है उस पर विश्वास करना भी बहुत मुश्किल है आज की तारीख में। बिल्कुल सही बात आपने कही शैलेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निनाद सेठ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष झा भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। ईरान का महाविध्वंस इजराइल के लिए 6 बड़े झटके क्या हैं? पहला, आयरन डोम के फेल होने की दर 30 से 40% के बीच रही। दूसरा, रिहायशी इलाकों में तबाही मचाने में ईरान सफल रहा, कामयाब रहा, यह इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। तीसरा, इस बार ईरानी मिसाइलों की पहुंच इजराइल के संवेदनशील ठिकानों तक नजर आई। चौथा, इजराइल में तबाही और मृतकों का आंकड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। इजराइल की तरफ से कोई कंफर्मेशन आ नहीं रहा है, कितने लोगों की मौत हुई, कितने घायल हुए, यह बताया नहीं जा रहा है। क्या नुकसान हुआ, इससे भी इनकार किया जा रहा है फिलहाल। पांचवां, रणनीति के तहत इजराइल मृतकों की संख्या का ऐलान नहीं कर रहा है, इसके पीछे भी स्ट्रैटेजी है। छठा, तेल अवीव में देर रात हुए टेरर अटैक और ईरानी हमलों के बीच संबंध जो है वो भी अपने आप में एक बड़ा झटका माना जा सकता है इजराइल के लिए। और ऐसे में अब आगे होगा क्या, और क्या इस युद्ध का दायरा मिडिल ईस्ट में हम बढ़ते हुए देखेंगे? मनीष, देखिए, इस वक्त मैं देख रहा था कि भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान दिया है और उसमें दोनों पक्षों से शांति और संयम की अपील की गई है ताकि इस युद्ध का दायरा बढ़े नहीं, क्योंकि इस बात से हर कोई सहमत है
कि इस युद्ध का दायरा यहीं तक नहीं रुकेगा, बल्कि ये बढ़ेगा, इसमें कई और देश शामिल होंगे और जिसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। हम सब जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जैसे जैसे ये वॉर बढ़ेगी फिर तेल की कीमतें काफ़ी हो जाएगी। इसके अलावा जो रेड सी, मेडिटेरेनियन सी या दूसरे और जो सी रूट्स हैं वो वहाँ पर भी जहाज़ों के आने जाने में दिक्कत होगी, तो तमाम तरह की दिक्कतें आएंगी और इन सब के बीच में युद्ध की विभीषिका तो है, लेकिन क्या इस बात को दोनों पक्ष समझने के लिए तैयार है? हरगिज नहीं। देखिए, ना ईरान समझेगा ना इजराइल समझेगा। इस वक्त दोनों मुल्क बदले की आग में तप रहा है और दोनों बदला लेने के लिए किसी भी कीमत तक जाने को तैयार है। मुझे 12 घंटा पहले दिए हुए इजराइल के रक्षा मंत्री का वो बयान बार बार दिमाग में आता है, जब वो कहते हैं कि या तो अब इजराइल का वजूद रहेगा या फिर ईरान का वजूद रहेगा। अब मुझे बताइए, जब दो मुल्क इस हालत में पहुंच जाएं, उसके बाद उन दोनों को कौन युद्ध करने से रोक सकता है? और मुझे लगता है कि तमाम दुनिया के अपील को ठुकराते हुए वो लड़ेंगे और इसके चपेट में कई और मुल्क आएंगे। बिल्कुल, और ये आशंका लगातार बढ़ती हुई हम देख रहे हैं, जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है। और इस बीच अहम खबर आ रही है, नॉर्थ इजराइल में फिर हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह ने कई इलाकों पर रॉकेट दागे हैं। नॉर्थ इजराइल के जो तमाम इलाके हैं वहां पर हमले की खबरें सामने आ रही हैं। हिजबुल्लाह ने इन हमलों को अंजाम दिया है। मेटुला, स्टुला समेत कई इलाकों पर अटैक किए गए। नॉर्दर्न इजराइल में फिर एयर सायरन बज रहे हैं। तो ईरान ने बड़े हमले करके इजराइल को दहला दिया। इजराइल में कहां कहां हमले हुए हैं, आइए इसकी पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं। कहां कहां अटैक्स को अंजाम दिया गया। मोसाद हेडक्वार्टर को हमने नष्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, यह दावा किया है ईरान ने, लेकिन इजराइल इन दावों को फिलहाल खारिज कर रहा है। कह रहा है कि 1 किलोमीटर दूर धमाका हुआ है। तेल अवीव निशाने पर था ईरान के। तेल अवीव में बड़े हमले अंजाम दिए गए। निमातिम एयरबेस को नष्ट किया गया है, यह ईरान का दावा है। दक्षिण इजराइल के तमाम इलाके ईरान के निशाने पर रहे। इसके अलावा गिलोट मिलिट्री बेस निशाने पर रहा, जो कि तेल अवीव के पास है। और अशदोद का जो सैन्य ठिकाना था वो भी ईरानी हमलों के निशाने पर रहा। यानी ईरान ने तमाम अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल को बड़े पैमाने पर दहलाने की गई है कोशिश। कर्नल शैलेंद्र, क्या लगता है आपको, इजराइल की तरफ से फिलहाल यह नहीं बताया जा रहा है कि नुकसान कितना हुआ, क्योंकि ईरान ने जो सबसे बड़ा दावा किया था इन हमलों के बाद वो ये था कि हमने मोसाद हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है। आपको लगता है कि मोसाद अपने आप में कोई एक छोटी सी बिल्डिंग के अंदर बैठा होगा या किसी एक ऐसी पिन पॉइंट जगह पर? ईरान, आपकी अगर इंटेलिजेंस इतनी अच्छी है तो मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि हानिया फिर आपके महल से 100 मीटर दूर कैसे मारा गया, जहां तक इंटेलिजेंस, क्योंकि ये सारी चीजें इंटेलिजेंस बेस्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आ गई बात कि चलिए आपने मोसाद का हेडक्वार्टर किसी वजह से क्लेम किया और प्रोपोगंडा किया कि हाँ जी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। आपने ये क्यों नहीं क्लेम किया अभी तक, जो कि डिक्लेयर्ड है कि हाईवे पर बॉम्ब गिरे हैं, आपका हाईवे डिस्ट्रॉय हुआ है, हाईवे का पूरा ट्रैफिक रोक दिया गया है इजराइल में, वो क्यों नहीं बता रहे आप? क्यों? क्योंकि आप सेंसेशनलाइज करना चाहते हो अपनी खुद की कंट्री में भी, पूरी दुनिया में भी, और एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाना चाहते हो कि इजराइल के ऊपर हम स्ट्रैटेजिकली स्ट्राइक कर सकते हैं। यानी कर्नल शैलेंद्र, आपको नहीं लग रहा है कि किसी भी हाल में ईरान मोसाद हेडक्वार्टर को उड़ाने में सक्षम है? हमने वो तस्वीरें देखी हैं जब मोसाद हेडक्वार्टर से चंद 100 किलोमीटर की दूरी पर 30-30 फीट गहरे गड्ढे हो गए हैं ईरानी मिसाइलें गिरने के बाद। मैं भी यही कह रहा हूं कि देखिए, ये इट इज अ मैटर ऑफ अचीवमेंट। आप मेरे किसने नजदीक आए? इजराइल जो है वो आपके महल से 100 मीटर दूर हानिया को मार गया। हाँ, ये उसकी काबिलियत थी। बिल्कुल। आपने 30 किलोमीटर दूर 10 गड्ढे कर दिए, ये आपकी काबिलियत है। हालांकि अच्छी काबिलियत है, क्योंकि अदरवाइज आयरन डोम आपको यहां तक पहुंचने भी नहीं देता था। ये पहली बार हो रहा है कि टेल अवीव जैसी जगह में, कमर्शियल जगहों में, जो हब सेंटर्स हैं उन तक ये बॉम्ब पहुंच पाए हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं इसको काबिलियत में मानता हूं। बट ये काबिलियत कितनी कन्वर्ट होती है
एज अ प्रोपोगंडा ये इस समय ईरान कर रहा है। और जब आप कहते हैं कि इजराइल डिक्लेयर नहीं करेगा, तो वो भी पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, पार्ट ऑफ प्रोपोगंडा है कि हम नहीं बताएंगे कि हमारी कितनी कैजुअल्टी हुई है, क्योंकि हम क्लेम ये करते हैं कि हमारी कैजुअल्टी हुई नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, ये लड़ाई अब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के एक अलग लेवल पर चली गई है, Right. जहां एक दूसरे के ऊपर क्लेम किया जाएगा कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, बिल्कुल बहुत सही बड़ा बात है। damage। और कौन क्या दावे कर रहा है उस पर विश्वास करना भी बहुत मुश्किल है आज की तारीख में। बिल्कुल सही बात आपने कही शैलेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निनाद सेठ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।